हो सकता है अगले साल 200 क्वेश्चन ना रहे। मतलब ये हो सकता वाली बात कर रहे हैं ना, ये मैं सोच नहीं सर ने बोला था ऐसे ही होगा। हो सकता है वाली बात चल रही, हो सकता है 200 क्वेश्चन ना आए, 180 ही आए, वो सारे करने हो, और 3 घंटे 20 मिनट ना मिले, 3 घंटे ही मिले, है ना। तो ये सब चीजें हो सकती है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 720 जितने आ रहे थे इस बार, है ना, मतलब पूरा एक दो चार, मतलब क्या कहते हैं, डजन बच्चे तो, है ना, 720 वाले ही हो गए। तो ऐसा है, ये सब चीजों को कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट या स्टेप्स लिए ही जाएंगे। वो स्टेप इन्हीं में से कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो पेपर या तो थोड़ा बहुत टफ बनेगा, जिसके लिए अपने को मेंटली डे वन से प्रिपेयर्ड रहना है ना। बाकी और क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपके हाथ में है नहीं, पर पेपर टफ बन सकता है, ये सबसे पहला जो पॉइंट है जिसकी वजह से कट ऑफ नीचे आ सकता है, वो सबसे पहला पॉइंट है कि पेपर टफ बनेगा। दूसरा, 200 क्वेश्चन ना होके 180 क्वेश्चन मिले जो पुराना पैटर्न होता था। और तीसरा ये कि एम्स का एग्जाम अलग हो जाए जो पहले हुआ करता था। तो ये तीन चीजों को अपने दिमाग में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है इस साल, ठीक है ना। ये नहीं कि लास्ट के 2 महीने पहले फॉर्म आ गया, पता चला एम्स अलग हो रहा है, 200 क्वेश्चन थे 180 हो गए, 3 घंटे मिल रहे हैं, पेपर टफ आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है, और फिर अपन उस समय पैनिक कर रहे हैं। कंडीशंस को देखते हुए अगले साल इनमें से कुछ हो सकता है, तो अपने को उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है डे वन से, ठीक। दूसरी बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका बता देता हूं। पढ़ने का ऐसा कोई तरीका नहीं, आधे से ज्यादा बच्चे, आधे से ज्यादा क्या मतलब, आज से कम 3-4 साल पहले तक, कोविड वोविड में जब लेक्चर वेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ करते थे, उस समय तक ये माना जाता था, लोगों का ये मानना था, लोगों का, बच्चों का क्या, मास्टरों का भी मानना था कि भाई इनऑर्गेनिक रटने का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर सब्जेक्ट में 10-20% चीजें याद करने की होती है, हर सब्जेक्ट में होती है। बायो में भी आप एग्जाम्पल से याद करते हैं, ठीक है। फिजिक्स हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, आपको फॉर्मूलेज या डेरिवेशंस याद करने पड़ते हैं। तो वैसे इनऑर्गेनिक में भी कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, उसका वेटेज मुश्किल से मुश्किल 10-15% से ज्यादा नहीं है। बाकी पूरा सब्जेक्ट समझने वाला है। अब समझ में कैसे आएगा, तो समझ में जब पढ़ाएंगे तब समझ में आ ही जाएगा, पर अब उसको लंबे समय तक याद रखना है। बात ये नहीं है कि आज आपको पढ़ाया गया और आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ तो आ जाएगा सब कुछ आपको, है ना, लेकिन उसको आपको याद रखना है अगले एग्जाम की डेट तक, जो कि मई में कभी होगा। कौन सा? 4 मई। बहुत बढ़िया, देखो कितने जागरूक है, बहुत बढ़िया, सही है, बिल्कुल याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो अगला पेपर 4 मई को होने वाला है, ठीक है। तो 4 मई तक उसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक अभी चलेगा, आपका खत्म हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। अब खत्म हो गया, उसके बाद कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी सब्जेक्ट की। जो भी सब्जेक्ट आप पहले पढ़ रहे हैं वो खत्म भी पहले होंगे, जो बाद में पढ़ोगे वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो मेन बात यह है कि आप उसको याद कैसे रखोगे आखिरी तक। तो याद रखने का तरीका होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन। और क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा जितनी ज्यादा करोगे उतने फायदे में रहोगे। चश्मे वाले भाई साहब जो साफ कर रहे हैं, खड़े हो जाओ। पहला दिन है, आपका आखिरी दिन भी हो सकता है ना। बातचीत बातचीत अपन किसी और लेक्चर में कर लेते हैं, कर लेना, क्लियर, वरना जो पढ़े हुए उनसे समझ लेना एक बार। तो पढ़ाई के पहले नहीं पढ़ा, इसीलिए ऐसा करता नहीं करते, है ना, पहले समझ लेते हैं। देखो, अपन जितने लोगों से पढ़ेंगे पहले ये समझना है कि किसके लेक्चर में बात कर सकते हैं और किसके लेक्चर में नहीं कर सकते, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तेरे लिए नहीं, मतलब कॉमनली बता रहा हूं बस। अब तू अभी ये धराई में तू आ गया तो इसीलिए तू आ गया, अब तू आ गया, क्या कर सकता है। तो ठीक है ना भाई, अपने को पढ़ने का तरीका क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्लास में जो भी बताया जाएगा। अभी देखो पहले लेक्चर में इतना कुछ क्वेश्चन का रहेगा नहीं, क्योंकि अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। 2-3 लेक्चर्स के बाद आपके पास मॉड्यूल, ईएलपी, सारी चीजें रहेंगी ही, उनको सॉल्व करना है। बाकी आपको टेलीग्राम वगैरह पे भी क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, है ना, अलग अलग जगह के, इधर उधर के सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी नहीं रखनी है। डेली के ये पहले चीज दिन ही बता देता हूँ सारी चीजें, ताकि बार बार अपने को समय बर्बाद ना करना पड़े। डेली के आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 150 से 200 क्वेश्चंस का होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स मिला के। ये मत बोलना सर इनऑर्गेनिक कितने क्वेश्चन कैसे करेंगे, सारे सब्जेक्ट मिला के। ये फैक्ट बात है, जिन्होंने पहले कर रखा होगा उनको पता भी है, और उसमें से मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो भी जाता है।
ये डे 1 से आपको स्टार्ट करना है बेटा। हो सकता है आपको बता भी दिया गया हो पहले, नहीं भी बताया गया तो ध्यान सुन लेना ना। इतने क्वेश्चन आपको रोज लगाने हैं, ये टारगेट बना लेना। जिस साल इतने क्वेश्चन डेली लगाओगे उसी साल सिलेक्शन होगा, वो ये साल हो, अगला साल हो, उसके अगला साल हो। थोड़ा सा बात मैं क्लियरली करता हूं, जो जानते हैं वो जानते हैं, नहीं जो नहीं जानते वो समझ जाएंगे, है ना। मतलब क्लियर बात करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ, ज्यादा मिले बेटी ऐसे नहीं करता मैं, ठीक है ना। हाँ, तो इतने क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ये फैक्ट अपन कंपटीशन, जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अपन हल्के फुल्के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बड़ा ही खतरनाक एग्जाम हो गया आजकल तो, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं डे 1 से। हो सकता है अब ऐसा है कि भाई अगर आपके पास मान लो लास्ट तक 200 डेज है तो इससे ज्यादा ही, लेकिन 200 डेज अपन मान के चलते हैं। इतने दिन तक अगर आपने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, मुझे नहीं लगता आपको कोई सिलेक्ट होने से रोक सकता है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने को डे 1 से करनी है, 150 से 200 डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी। अभी शुरुआत में आप, हो सकता है कोई पहले से ही प्रैक्टिस करता आ रहा हो तो कर लेगा, जो नहीं करते आ रहे हैं वो शुरू में 50, 60, 70, 80 से चालू करें, बट विद इन 10 डेज आप इस पे आने की कोशिश करें। ये आपके लिए बहुत जरूरी बेटा। क्वेश्चन के सोर्सेज आपको मॉड्यूल है, ईएलपी है, दुनिया भर में तमाम संस्थान है, सबके क्वेश्चंस आपके पास होते हैं, है ना। टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाते हैं, आप लगाइए। क्वेश्चन लगाने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन पहले अपना मॉड्यूल, अपना ईएलपी, एनसीईआरटी, ठीक है ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको लगाने ही है। और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आई होप सबने नाम सुना होगा, है ना। तो ये आपको लगाने ही है, हर सब्जेक्ट के लगाने बेटा, इसमें कोई लापरवाही करनी नहीं है आपको। तो एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स जितने भी हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो भी हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी एक बुक आती है, ये आपको जरूर से सॉल्व करना है, क्योंकि आपको डायरेक्टली इस पे से क्वेश्चन नीट में देखने को हर साल मिलते ही हैं। 180 क्वेश्चन अगर आएंगे तो 180 में से 10, 20, 30 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट मिला के डायरेक्टली आ जाएंगे। और अगर आप सोचो 20-30 क्वेश्चन डायरेक्टली आपने जो सॉल्व कर रखे वो दिख जाते हैं एग्जाम में, तो टाइम बहुत बचता है। ये बहुत जरूरी बात है, ठीक है ना। चलिए चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको वैसे तो बता दिया, प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्टार्ट हम लोग करेंगे बेसिक से, टॉपिक सिंपल है ना, सब्जेक्ट सिंपल है। सबसे पहले एक पॉइंट हमको समझना है, वो है क्वांटम नंबर्स। मतलब मैं पूरा क्वांटम नंबर्स यहां नहीं पढ़ा रहा हूं, बस एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं। आई होप कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको क्वांटम नंबर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, थोड़ी बहुत जानकारी है, बाकी वो कोई जानकारी नहीं क्वांटम नंबर क्या होता है। कितने लोग हैं जिसे क्वांटम नंबर के बारे में कुछ भी नहीं पता? ईमानदारी से, कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा फिर, ठीक है। चलिए देखिए, आप जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं बेटा, तो फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का चैप्टर आता है, क्लास 11th का चैप्टर 2। वहां पर एक टॉपिक आता है क्वांटम नंबर्स, और इस क्वांटम नंबर्स की जरूरत हमें इनऑर्गेनिक में थोड़ी बहुत पड़ती है, इसलिए हम यहां से शुरुआत करेंगे, ठीक है। क्वांटम नंबर्स की बात करें तो जैसे मान लीजिए, आपका नाम बताओ क्या? वंश, ठीक है। हमारे सामने वंश बैठे हुए यहां पर। अब अगर मुझे पता करना है कि वंश दुनिया के किस कोने में रहता है ना, इस तरह से बुकों में लैंग्वेज लिखी रहती है, तो मैं वही बता देता हूं आपको। वंश दुनिया के किस कोने में रहता है या अनअकैडमी के किस कमरे में बैठे हुए हैं, तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि वंश ने कोटा में आके किस संस्थान में एडमिशन लिया है। तो भाई पहली बात ये चलेगी कि कोटा में आए वंश ने अनअकैडमी में एडमिशन लिया, ठीक। फिर एडमिशन लिया अनअकैडमी में, तो अनअकैडमी की कौन सी विंग में एडमिशन लिया, जेई में लिया या नीट में लिया? तो अपने को ये पता चला कि इन्होंने नीट में लिया। तो दो चीजें पता चल गई, पहला अनअकैडमी, कोटा, अनअकैडमी और नीट। फिर उसके बाद हमने पूछा कि नीट में जो बैचेस चलते हैं, अलग अलग बैचेस चलते हैं। क्लास 11th का बैच है जिसको ग्रोथ बोला जाता है, क्लास 12th का बैच है जिसे एक्सेल बोला जाता है। फिर उसके बाद ड्रॉपर बैचेस आ जाते हैं, रिपीटर बैचेस आ जाते हैं, जिन्हें कॉन्कर या फिर मास्टर प्रो नाम दिया गया है। तो अपने को पता चला कि इन्होंने मास्टर प्रो बैच में एडमिशन लिया। मास्टर प्रो में भी लाइन लंबी है, 1 2 3 4 ऐसे करके, तो अपने को पता चला इन्होंने मास्टर प्रो 3 में एडमिशन लिया। तो वंश, फिर उसके बाद कोटा, अनअकैडमी, नीट, मास्टर प्रो 3। अब मास्टर प्रो 3 के भी कई बैचेस चल रहे हैं, तो अब ये कमरा नंबर 306 में बैठे कि 506 में बैठे ये नहीं पता अपने को, है ना। तो अपने को ये पता चला कि नेक्स्ट क्या है, ये कमरा नंबर 306 में बैठे हुए हैं। अब 306 में भी 1 2 3 4 5 रो है,
तो कौन सी रो में बैठे हुए? तो तीसरी रो में बैठे। तीसरी रो में भी कहां बैठे? तो सर के बिल्कुल सामने बैठे हुए। तो ऐसे अपने को बहुत सारी चीजें हैं या एट्रीब्यूट्स चाहिए जिससे हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को डिफाइन कर सकें। जैसे हमारे घर पे आजकल पार्सल वार्सल आते हैं, ऑर्डर वगैरह आते हैं, तो भाई अपन अपने घर का पता पूरा देते हैं, मकान नंबर ये, गली नंबर ये, इस मोहल्ले में, है ना, इस शहर में, इस स्टेट में, इस देश में, यूनिवर्स में, अर्थ में, यहां वहां सब बता देते हैं। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं ना बेटा, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है ना। पीरियोडिक टेबल एटलीस्ट सब लोगों ने देखा होगा, किस तरह का कोई डिजाइन होता है। एक आउटलाइन डायग्राम बना रहा हूं, ये डायग्राम अपने दिमाग में छपा होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार आपको यूज में आएगा पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। ये पीरियोडिक टेबल का आउटलाइन डायग्राम है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है? ये कौन सा ब्लॉक है? ये कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक है अपने पास, है ना। और इन चारों ब्लॉक में भर भर के एलिमेंट्स हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं टिल डेट, ठीक है। उनके ऊपर बात करेंगे। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लो मैंने एक एलिमेंट ले लिया सोडियम, है ना, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो सोडियम देखकर थोड़ा अच्छा फील होता है, इसलिए सोडियम ले लेते हैं, या क्लोरीन ले लेते हैं। मुझे बताओ सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है। इतना सभी लोग जानते होंगे आयोग पर। अब जैसे आपको बोला गया सोडियम, सोडियम एक एलिमेंट है। एलिमेंट का जो सबसे छोटा हिस्सा माना जाता था, डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, सुनी होगी आपने, 9th में सुनी होगी, ठीक है ना। और उस वक्त डाल्टन ने ये बोला था कि एटम इज द इनडिविजिबल पार्ट। उस समय पे माना जाता था, हालांकि गलत है, बाद में पता चला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कुछ होते हैं, बट वो मानते थे कि एटम सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी एलिमेंट का। तो सोडियम का सबसे छोटा पार्ट कौन हो गया? एटम। क्लोरीन के अंदर भी जो उसका सबसे छोटा टाइनी पार्टिकल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटम। तो डाल्टन ने यह बोला था कि किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वो क्या होता है? उसका एटम, ठीक है। आप लोगों ने 3D विजुअलाइजेशन कई बार देखे होंगे कि ऐसा कोई डायग्राम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये मान लो स्टील है या आयरन मान लो इसको थोड़ी देर के लिए ना, ये आयरन है। तो आयरन का अपन ने इतना बड़ा प्लेट कट करा, तो प्लेट में छोटे 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 टाइनी पार्टिकल्स अंदर दिखाते हैं ऐसे गोल गोल स्फीयर स्फीयर। तो वो एक जो छोटा सा पार्ट अपन ने लिया उसको अपन ने क्या बोल दिया? एटम। तो ये डाल्टन ने बोला था कि एटम सबसे छोटा पार्ट है। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा, भाई सारी डिस्कवरी एक ही दिन तो नहीं हुई, आज तक जितनी डिस्कवरी हुई फ्यूचर में जाके इसके आगे भी कुछ ना कुछ डिस्कवरी होगी। तो ये बोला गया कि मान लो ये सोडियम का पीस लिया मैंने, तो सोडियम के पीस में कई सारे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। उन छोटे पार्टिकल में से किसी एक पार्टिकल को अगर मैं ले लूं, किसी एक पार्टिकल को अगर मैं ले लूं, तो इस पार्टिकल को अगर मैं इस तरह से दिखा दूं तो इसको हमने क्या बोल दिया? इसका एटम। ये डाल्टन की कहानी थी कि भाई ये सबसे छोटा पार्टिकल है, इससे छोटा कुछ है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा, डिस्कवरी हुई, तो ये पता चला कि ये एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम से आगे भी कुछ पार्टिकल होते हैं। आगे मतलब इसके अंदर जो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब वो क्या है? तो आइए उस कहानी को देखते हैं। अब मान लो एटम के बारे में बात चल रही, तो मान लो कोई भी एटम है, ये एटम को अपन ने बना दिया, एटम को स्फेरिकल फॉर्म में दिखाते हैं ना अपन, बोर्ड पे 2D पे बात कर रहे हैं तो सर्कल दिखेगा, लेकिन एटम को एज अ स्फीयर मान के चलना है, ठीक है। एटम के अंदर उन्होंने बताया कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं किसी एटम के अंदर। सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल कहने का मतलब ऐसे पार्टिकल जो एटम के अंदर होते हैं। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या? तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये भी बोल सकते हैं। टर्म सुनते जाइए बस, है ना, इतना अपने काम का है नहीं। आप फिजिकल पढ़ेंगे तो उसमें आ भी जाएगा, बस मैं आपको काम काम की चीजें बता देता हूं ताकि अपन जब आगे बढ़े तो अपने को चीजें क्लियर रहे, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या आ गए? 3 मेन पार्टिकल्स की बात होती है और आप लोगों ने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चलिए, सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। फिर कौन हो गया? और फिर कौन हो गया? न्यूट्रॉन। कहानी समझते चलिएगा ना, ज्यादा कुछ इसमें लिखने का नहीं है, अभी बस सुनने का है। लिखने का जब आएगा तो अपन स्टार्ट कर देंगे, अभी बस सुनते जाइए। इलेक्ट्रॉन का सिंबल आई होप सबको पता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। अरे भाई कोई ऐसा है जिसको इलेक्ट्रॉन के बारे में ये जानकारी ना होगी, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो प्लीज, पता है सबको? आवाज नहीं आ रही? पता है ना? हाँ ठीक है।
प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन का सिंबल P और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो प्लस दिखा देते हैं जनरली, ये प्रोटॉन का सिंबल हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। और न्यूट्रॉन की बात करें तो N और 0 दिखा देते हैं, या कुछ भी नहीं लगाया, 0 मतलब न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं, ना +1 ना -1, कुछ भी नहीं है, ऐसा है, ठीक है। तो ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहां मिलते हैं? एटम के अंदर। अच्छा, अब एटम के अंदर तो मिलते हैं, लेकिन अब एटम के अंदर कहां मिलते हैं? भैया ये इस कमरे में तो मिलता है, लेकिन इस कमरे में कहां मिल रहा है? उस कोने में मिल रहा है कि उस कोने में मिल रहा है, कि वहां बैठा है कि वहां बैठा है कि यहां बैठा है? ये चीज समझ, यहां बैठा वो तो तुमको पता है, लेकिन हाँ अपन उसके हिसाब से बात करें ना। तो अब देखो, सब एटॉमिक पार्टिकल में 3 पार्टिकल है, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब तीनों एटम के अंदर तो है, लेकिन एटम के अंदर कौन किस जगह पर मिल रहा होगा उसकी भी जानकारी हमें लेनी है, क्योंकि ये आगे तक हमें काम में आने वाला है। इनकी एटम के अंदर पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं इस पे। एटम के अंदर बोला गया कि एटम के सेंटर में पूरा एटम का जो मास होता है वो कंसंट्रेटेड होता है। एक वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, गोल्ड फॉइल वॉइल वाले, ऐसे रेज आई, कुछ यूं चली गई, कुछ यूं चली गई, पढ़ा है सब लोगों ने, है ना? हाँ, तो ये उसी हिसाब से पता चलाते जाओ, बिठाते जाओ। तो ये देखो, है ना, यहां पर अगर हम बात करें तो ये एटम है, एटम के सेंटर में क्या दिख रहा है आपको? प्लस चार्ज। वो क्या दिखा रहा है? न्यूक्लियस। क्या दिखा रहा है? एटम के अंदर जनरली 2 चीजें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो न्यूक्लियस और एक शेल। 2 चीजें आती हैं एटम के अंदर, दिखाया जाता है पहला शेल। शेल को हम लोग और क्या कह सकते हैं बेटा? ऑर्बिट। 2 नाम है शेल का, नाम क्या होता है? ऑर्बिट। फिजिक्स में भी आप सैटेलाइट वगैरह के बारे में बात करते हो, ऑर्बिट मतलब एक सर्कुलर पाथ जिसमें कोई भी चीज घूम सकती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। और उसी को यहां पर क्या बोला जा रहा है? शेल। और एक पार्ट कौन सा आ गया बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कौन सा पार्ट है? ये पॉजिटिवली चार्ज, जो ग्रीन कलर का पार्ट दिखा रखा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियस। और ये जो सर्कुलर पाथ आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर से, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? शेल या फिर ऑर्बिट। पिक्चराइजेशन क्लियर करते जाना दिमाग में, है ना? जिसको पता है, बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, बहुत बेसिक बात कर रहा हूं, 9th की बात बता रहा हूं, लेकिन हाँ क्लियर करते जाए, क्योंकि अपन स्टार्ट हमेशा हर चीज को बेसिक से ही करेंगे। एटम के अंदर कुछ सर्कुलर पाथ है और एटम के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के आजू बाजू कुछ सर्कुलर पाथ बने हुए, उनको हमने क्या बोल दिया? शेल या फिर ऑर्बिट। अब एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल मिल रहे हैं, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इनमें से कोई न्यूक्लियस के पास मिल रहा होगा और कोई शेल या फिर ऑर्बिट में मिल रहा होगा, क्योंकि ये तीनों है तो एटम के अंदर, लेकिन कोई हो सकता है यहां हो, कोई यहां हो, कोई यहां हो, कोई कहां हो। तो अब हमें यह जानकारी चाहिए कि इनमें से कौन न्यूक्लियस में मिलता है और इनमें से कौन शेल या फिर ऑर्बिट में मिलता है। आई होप पहले से भी जानकारी होगी। इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या आप बता सकते हैं कहां पर मिलता है बेटे? शेल में। ये जो सर्कुलर पाथ होता है ना इलेक्ट्रॉन का, आपने कई वही 3D डायग्राम है ना, कंप्यूटराइजेशन देखा होगा कई बार, कि ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमते हुए दिखाते हैं, ठीक? तो इलेक्ट्रॉन कहां पर मिलता है? इलेक्ट्रॉन मिलता है शेल में या फिर ऑर्बिट। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर कहीं पर, यहां पर कहीं पर, यहां पर कहीं पर प्राप्त होगा। इसके अलावा और कौन आया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये दोनों कहां पर मिलते हैं? न्यूक्लियस में। तो अपने को सबसे पहले ये पिक्चराइजेशन दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एक एटम होता है, एटम के सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर 2 फंडामेंटल पार्टिकल मिलते हैं, कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये खत्म हो गया न्यूक्लियस का काम। इसके बाद उसके आसपास कुछ सर्कुलर पाथ है, उन सर्कुलर पाथ को क्या नाम दिया जाता है? शेल या फिर ऑर्बिट। और उसके अंदर तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल मिलता है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब मैं अगर आपसे, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन का काम है मिल, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन एटम में मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, पक्की बात है, मिलता है। एटम में भी न्यूक्लियस भी है और शेल भी है। तो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहां मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर मिलता है या शेल के अंदर मिलता है? शेल के अंदर मिलता है। दूसरी बात, एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा एटॉमिक नंबर, और एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा मास नंबर।
एटॉमिक नंबर को जनरली Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मास नंबर को जनरली A से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन है जो मार्केट में चलता है, ठीक है। एलिमेंट का सिंबल X से दिखा देते हैं, ये एलिमेंट का सिंबल है, मान लो सोडियम है या क्लोरीन है या कुछ भी, Na लिख दिया, Cl लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। यहां पर अपन ने लिख दिया इसका एटॉमिक नंबर और यहां पर अपन ने इसका लिख दिया मास नंबर। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है जो आप जूनियर क्लासेस से देखते आ रहे हैं। जैसे कार्बन की बात करूं तो 6C12 अपन ऐसा लिखते हुए कई बार अपन ने देखा होगा। सोडियम लिखते हैं तो 11Na23 लिख देते हैं। ये क्या है? ये सिंबल ऑफ द एलिमेंट है। ये कौन से एलिमेंट का सिंबल है? कार्बन। यहां पर जो नीचे लिखा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर को। और जो ऊपर की तरफ डेजिग्नेटेड है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास नंबर को। तो अपने को यह पता होना चाहिए कि कब आपके सामने एटॉमिक नंबर लिखा जा रहा है और कब आपके सामने मास नंबर लिखा जा रहा है। एक मिनट देख लेते हैं इसको, देखिए ध्यान से। मान लो मैंने ऐसा लिखा 11Na23। अब इसको एक बार रीड करना समझते हैं, अपने को ज्यादा काम नहीं, अपन रिप्रेजेंटेशन को समझ रहे ताकि अगर अपन आगे जब यूज करें तो अपने को कहानी पूरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? सिंबल, एलिमेंट का सिंबल। कौन से एलिमेंट का सिंबल है? सोडियम। पक्का? तो सोडियम है तो Na कैसे लिख दिया? हाँ वेरी गुड। नहीं तो सोडियम है तो SODIUM ऐसा कुछ होना चाहिए ना। Na क्यों लिख दिया? 9th क्लास में एनसीईआरटी में दे रखा है, जिन्होंने पढ़ा होगा ठीक से, कोविड में पढ़ा होगा आधों ने तो पता ही नहीं चलता है। Na क्यों लिखते हैं सोडियम को? नाइट्रियम, बताया कई लोगों ने। नाइट्रियम नाम है इसका, लैटिन नेम है नाइट्रियम। क्या नाम है? अब मान लो नीट में पूछ लिया व्हाई द सिंबल ऑफ, अरे पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है? पूछ सकता है। साल भर पढ़ोगे एने करते रहोगे, सोडियम 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 चिल्लाते रहोगे। मान लो इसी बार नीट में क्वेश्चन आता व्हाई द सिंबल, या ऐसा पूछता द लैटिन नेम ऑफ अ एलिमेंट इज नाइट्रियम, इट्स सिंबल इज, अब एक Na देता, एक N देता, एक Ne देता, एक NO देता, सब में N ही है। समझ रहे हो? ये ऐसे क्वेश्चन है, ये अब आपको लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस, 9th में है ये। 9 10 की चीजें तो वैसे ही आपके सिलेबस की हो गई, क्योंकि मान के चलते आता है, मान के चलते ना, आता ही नहीं आता दूर की बात है, ठीक है ना। जैसे मैंने पूछा क्वांटम नंबर्स, तो कईयों ने ईमानदारी से बोल दिया सर नहीं आता है, कईयों ने बोला हाँ सर आता तो है। आते का मतलब है सुना हुआ है बस, आता ही नहीं पता। आगे भी जब पूछा जाए कि ये आता है तो अगर आपने वो नाम सुन रखा है तो आपको हाथ खड़े कर देते हैं, बाकी मैं मान के चलूंगा आपको नहीं आता है, पढ़ाऊंगा मैं पूरा ही, ठीक है ना। इसीलिए तो अपन यहां पर बात करें 11Na23। कई लोग सोच रहे होंगे क्या ही, मैं मोटिवेट कम करता हूं, डिमोटिवेट ज्यादा करता हूं, बता देता हूं पहले ही दिन, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, मेरा पढ़ाने का अंदाज ऐसा ही है, ठीक है ना। और मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट रहूंगा क्लास में, डिसिप्लिन पहली चीज है, ठीक है। उसके बाद मतलब कई लोग साल भर जब खत्म हो जाता है लास्ट में डाउट वाउट बता देते हैं, ऐसे बोले सर आप इतने आराम से भी बात करते हो क्या? फिर उस वक्त बताते हैं बेटा क्लास में डिसिप्लिन रखना पड़ता है, तो क्लास में डिसिप्लिन रखेंगे, आराम से इत्मीनान से बाहर आके आराम से बात कर सकते, कोई परेशानी नहीं है। डाउट वाउट जो भी पूछना बाहर आराम से पूछ लेना, ठीक है ना। ये ध्यान रखें, दो सींग नहीं है मेरे कि आप आओगे तो है ना चिपका देंगे आपको, ऐसा नहीं है, ठीक। पर क्लास में डिसिप्लिन रखेंगे। 11Na23, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इसका लैटिन नेम क्या है? नाइट्रियम। पोटेशियम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? के का मतलब कैलियम, KALIUM, ये लैटिन नेम है। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी में एक टेबल के अंदर आपको दे रखे हैं, तो ये हमें ज्यादा आइडिया नहीं होता, लेकिन ये सोडियम पोटेशियम का कम से कम इन दो का तो लैटिन नेम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, Na को सोडियम का पुराना नाम लैटिन नेम क्या है? नाइट्रियम, और पोटेशियम का क्या है? कैलियम, KALIUM, ठीक है। ये ध्यान रखना, कम से कम इन दो का तो ध्यान रखें, बाकी इतनी जरूरत नहीं है, बट हाँ पता होना चाहिए कम से कम। अब देखो, अगर हम बात करें सोडियम का सिंबल हो गया Na, ये 11 क्या बता रहा है? सोडियम का एटॉमिक नंबर, और ये 23 क्या बता रहा है? इसका मास नंबर। ये बात समझ में आने लग गई? अच्छा मान लो मैंने सिर्फ इतना लिख दिया,
जरूरी नहीं कि हर बार ये तीनों चीजें ही लिखी हो सकता कोई दो चीज लिखी हो। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि नीचे लिखा है मतलब ये एटॉमिक नंबर है या मास नंबर है, एटॉमिक नंबर। और अगर ऊपर लिख के देता तो, अब इसमें भी क्या है कि ऐसे लकीर के फकीर नहीं बन रहे। कई लोग क्या होते हैं, अच्छा क्या ये 7 एटम्स है ये। अरे जैसे अपन ऐसे लिखते ना N2, ऐसे N7 लिख दिया, क्या N7 पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, पर अभी एक चीज समझा रहा हूं, समझना। जैसे मैंने बोला 11Na23, तो इस 11Na23 को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ऐसा भी हो सकता है। नीचे जो लिखा है वो क्या है, एटॉमिक नंबर। ऊपर जो लिखा है वो क्या है, ये बात तो समझ में आ गई। अब ऊपर वाला मास नंबर कई बार इस तरफ लिख के दे सकता है और कई बार इस तरफ लिख के दे सकता है। एटॉमिक नंबर में ऐसा खेल नहीं हो सकता, क्योंकि इधर लिखा है तो एटॉमिक नंबर, और अगर ऐसे लिख के दे दिया तो ये क्या बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल है N2 नाम का, जिसके अंदर नाइट्रोजन के 2 एटम है। तो ध्यान रखना है ना, मास नंबर में ऐसा कर सकता है। तो ये मत सोचना कि भैया मास नंबर हमेशा इस तरफ ही लिख के देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या बात क्लियर है यहां तक सबको? चलिए, तो ये तो हमने एक बेसिक बात कर ली कि एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है। अब सुनना, जब हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे थे, मास नंबर की बात कर रहे थे, तो अभी हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पे बात करी कि एटॉमिक नंबर को किस तरह से दर्शाया जाएगा और मास नंबर को किस तरह से दर्शाया जाएगा। दूसरी बात क्या है, एटॉमिक नंबर क्या बताता है और मास नंबर क्या बताता है। क्या होता है एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये डेफिनेशन है ना। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, और जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। जनरली इन द सेंस ऑफ न्यूट्रल एटम। दो तीन तरह की चीजें होती है, पार्टिकल्स होते हैं, दो तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है, बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, है ना, ये बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं अपन, अभी कुछ लिखने का नहीं, बस समझने का है। न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम कहने का मतलब जिसके ऊपर ना कोई प्लस ना कोई माइनस, अंदर प्लस माइनस है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जैसे मैंने लिखा O, ऑक्सीजन, तो ये एक न्यूट्रल एटम है। जैसे मैंने लिखा Na, ये एक न्यूट्रल एटम है, क्योंकि ना तो मैंने उसके ऊपर कुछ प्लस लगाया ना मैंने उसके ऊपर कुछ। जब तक किसी एलिमेंट के सिंबल पे कोई ऊपर प्लस या माइनस ना दिख रहा हो, तो आप उसे क्या ट्रीट करके चलेंगे, एक न्यूट्रल एटम। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिख के दिया होता आपको, तो अब इस Na के ऊपर एक चार्ज आपको दिख रहा है, इसका मतलब हम Na के न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं या Na के आयन की बात कर रहे हैं, Na के आयन। अगर किसी के ऊपर चार्ज आ जाता है तो उसे एटम ना बोल के आयन नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है बच्चों? मान लो मैं Na के ऊपर माइनस लगा देता, जनरली आपको माइनस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन होता है ना, होता है। अपने लेवल से कुछ चीजें बाहर की भी होती है ना, अपन 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो न्यूट्रल एटम, कोई सिंबल नहीं आएगा ऊपर, सिंबल के ऊपर मतलब कोई चार्ज नहीं आएगा। अगर सिंबल के साथ कोई प्लस या माइनस दिख रहा है तो उसे न्यूट्रल एटम ट्रीट करोगे या आयन ट्रीट करोगे? आयन। अब आयन जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे, दो तरह के होते हैं, कैटायन और एनायन। सुना है भाई सबने? कैटायन कौन? पॉजिटिव चार्ज। एनायन कौन? तो क्या हम ये बोल दें कि ये भाई सोडियम एटम का कैटायन है? बोला जा सकता है बच्चों। और बताओ Na माइनस को क्या बोल सकते हैं? क्या ये सोडियम एटम का? एनायन का मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन, कैटायन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन। अब ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जरूरी नहीं कि 1 हो, इसका मतलब क्या है? +1। मैथ्स में अपन जैसे तो बोलते थे ऐसे कितने क्यों मेहनत कर रहे, ऐसे ही लिख दो, खत्म बात। वैसे अगर 1+ है, फोन की बात नहीं कर रहा हूं, अगर 1+ है तो आपको 1 लिखने की जरूरत,
सिर्फ प्लस लिख दोगे तो मान लिया जाएगा कि एक ही प्लस है या एक ही माइनस। लेकिन अगर इससे बड़ा, जरूरी नहीं कि +1 या -1 ही हो, +2 -2 भी हो सकता है, +3 -3 भी होता है। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे आपने देखा होगा जनरली +3 चार्ज आता है। तो अब देखो जरा ध्यान से कि यहां पर अगर मैं इस पे +2, तो आपको अब दिखाना पड़ेगा। तो कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, हो सकता है वो +1 हो सकता है वो +2 हो सकता है वो +3 हो, ठीक है, ये सब हो सकता है। अब देखो आगे की कहानी समझते हैं। अब देखो, है ना, ये तो बात हुई न्यूट्रल एटम की, कैटायन की, एनायन की, ठीक है ना। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे बात चल रही थी। मैंने बोला एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। जनरली कहां पर बराबर होते हैं, न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे पता कैसे चलेगा, बताओ। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 11, और मास नंबर अभी हम लोग लेके चल रहे हैं 23। तो ये जो 11 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, अभी हमने बोला एटॉमिक नंबर को, पक्की बात है। अच्छा, एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब ये जो एटॉमिक नंबर है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर मैं पूछूं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या, तो आंसर है 11। अगर मैं बोलूं सोडियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या, बात वही है। मैं चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछूं या एटॉमिक नंबर पूछूं, बात एक ही है, और इसका आंसर क्या आएगा, 11। सुनते चलना, समझते चलना। चलिए इधर ध्यान देंगे 2 मिनट के लिए। चले, है ना, इधर ध्यान देना। मैंने आपको बोला सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या, 11। बताओ इसमें प्रोटॉन कितने, 11। और क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताओ इसके इलेक्ट्रॉन कितने, 11। जनरली बच्चा इस 11 को ये समझता है, ऐसा नहीं होता। वो 11 का मतलब ये होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। अब बताओ ये सोडियम का क्या है, एनायन, और ये सोडियम का क्या है, कैटायन। इसके अंदर भी पूछा जा सकता है आपसे कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये समझ लीजिए क्योंकि ये आगे तक काम आने वाला है अपने को। इसके अंदर भी पूछा जा सकता है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता, ये दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर मैंने Na लिखा है, अगर मैंने Na लिखा है, अब चाहे Na पे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे कुछ भी हो, अगर Na है तो उसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो इस Na का एटॉमिक नंबर भी 11, इस Na का एटॉमिक नंबर भी 11, इस Na का एटॉमिक नंबर भी 11। Na लिखा है मतलब एटॉमिक नंबर 11 होना पक्का है। ये बात क्लियर कर लीजिए दिमाग में। इसका मतलब बताइए, अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन्स को या इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को। तो इसके प्रोटॉन कितने, 11। इसके प्रोटॉन कितने, 11। इसके प्रोटॉन कितने, 11। जहां Na दिखा मतलब प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर की क्वांटिटी 11 ही होगी। अगर मैंने कार्बन लिखा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, पक्का। अब कार्बन न्यूट्रल लिखा हो, प्लस लिखा हो, माइनस लिखा हो, 1000 प्लस लिखा हो, 1000 माइनस लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, कार्बन दिखा मतलब एटॉमिक नंबर 6 ही होगा। इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा 6 रहेंगे। ठीक है सर, चलो आपकी ये बात भी मान ली कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, 11 है, 11 है। तो फिर ये प्लस आया, 0 आया, माइनस आया, इससे क्या हुआ, इससे बदलना तो चाहिए था ना कुछ, इससे बदलता है, लेकिन प्रोटॉन नहीं बदलता है, इलेक्ट्रॉन बदलता है। क्या बदलता है, क्या बदलता है, इलेक्ट्रॉन। प्लस आने का मतलब कैटायन बना। जूनियर क्लासेस से आप पढ़ते हैं कैटायन बनने का मतलब है
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनायन बनने का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना प्लस लग जाएगा। एक लूज करा तो +1, दो लूज करा तो +2, तीन लूज करा तो +3। अगर माइनस आया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है। -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, -2 का मतलब, -3 का मतलब 3 गेन किया होता है। अच्छा मुझे बताइए, न्यूट्रल को बेस मानते हुए चल रहे हैं, इसके अंदर प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। अब इस पे प्लस आया, प्लस आया मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया कि लूज किया? लूज किया। कितना लूज किया? एक। कितने? न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में एक लूज कर दिया। तो न्यूट्रल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो 11 में से एक चला गया, बताइए कितने बचे? 10। और अब आप देखो तो ये +11, ये -11, +-11 कैंसल होके क्या आ गया? 0। यहां पर आप देखो इसके ऊपर चार्ज है +11 और इसके ऊपर है माइनस। दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या +1 बचता है कि नहीं बचता है? बचता है। यही चार्ज है, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे बताइए इसके ऊपर माइनस आया है, अब डायरेक्टली सोचना, बाकी सब भूल जाओ। अगर एक माइनस लाना है तो अगर +11 है तो माइनस कितना होना चाहिए? 12। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 12। और या फिर अगर इस लॉजिक से करें तो भाई न्यूट्रल में कितने इलेक्ट्रॉन होने थे? 11। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया। ध्यान रखना भैया, माइनस का मतलब माइनस मत कर देना कि 11 -1 कर दो। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो इसका मतलब है 11 + 1, और कितना हो गया? 12। ये कंडीशन हो गई। तो ये बहुत बेसिक बातें हैं, अपने को दिमाग में होनी चाहिए कि जब भी प्लस या माइनस आएगा, प्रोटॉन का नंबर नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर बदलता है। क्लियर है ये बात सबको? चले, तो ये हम लोगों ने बहुत बेसिक अभी जो बातें थी वो कर ली। अब स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। ध्यान सुनना, मैं आपको बता रहा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। सबसे पहले हमने बात करी एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और प्रोटॉन्स कहां पर मिलते हैं? एटम के शेल में या न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस में। यह हमें पता चल गया, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, दैट इज मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर एक सम है। मास बेसिकली एक टर्म बोली जाती है, जब आप वो रदरफोर्ड मॉडल पढ़ते हैं तो वहां बताया जाता है किसी भी एटम, एटम मतलब ये पूरा येलो कलर का गोला जो पूरा है, ये पूरा जो एटम है इसका मास इसके सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है। इस तरह का एक वहां पर पॉस्टुलेट आता है, किसी भी एटम का मास उसके सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, सेंटर में होता है। अगर सेंटर में होता है मतलब मास किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूक्लियस के वजन को ही मास बोला जा रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मिलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब है मास नंबर अगर मुझे बताना है तो मास, क्योंकि न्यूक्लियस को ही बोला जा रहा है और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मिलता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मास नंबर का मतलब हो गया बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मास नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे अभी हमने लिखा था 11Na23, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? एटॉमिक नंबर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था बच्चों? मास नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने मिल गए थे? 11। अगर इस पे प्लस या माइनस होता तो हम इलेक्ट्रॉन भी उसकी मदद से निकाल लेते। अभी फिलहाल में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 11। हालांकि इसका एटॉमिक नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब इधर आओ मास नंबर। मास नंबर, एटम का मास कहां पर कंसेंट्रेटेड होता है? आउटर, फिर पेरिफेरी में, या फिर सेंटर में? सेंटर। सेंटर में कौन होता है? शेल या न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के अंदर कौन से फंडामेंटल पार्टिकल मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मास नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 23। इसका मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू 23 है। क्या मुझे प्रोटॉन की वैल्यू पहले से पता है? तो प्रोटॉन अगर 11 है और न्यूट्रॉन मुझे निकालना है, तो आई होप इतना पता होगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। 23 माइनस 11 दैट इज 12। ये 12 क्या आ गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी निकालो, प्रोटॉन की क्वांटिटी निकालो, न्यूट्रॉन की क्वांटिटी निकालो।
एटम के लिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर, आयन के लिए प्रोटॉन हमेशा किसी भी एलिमेंट का सेम ही रहेगा, प्लस या माइनस आने से चेंज कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन आया कि गया, गया। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आया, जितना प्लस उतने इलेक्ट्रॉन गए, जितना माइनस उतने इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए 2-4 क्वेश्चन हम इसके ऊपर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स calculate the number of electron, proton and neutrons for दो एग्जांपल लिखे हैं आपके सामने, है ना। पहला मैग्नीशियम, दूसरा कार्बन। दो सॉल्व कर लो बस, ज्यादा जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेगा कि सब केमिस्ट्री में पढ़ लेगा? उसके अंदर और फिर डिवीजन चलते जाता है ना, और अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर फिर और डिवीजन होता है। तो अभी अपन सिर्फ फंडामेंटल पार्टिकल्स पर रुक गए, अब फंडामेंटल पार्टिकल के अंदर फर्दर डिवीजन होगा, है ना। हो गया होगा सॉल्व, है ना। इतना समय का इसमें कुछ है नहीं। बताइए, मैग्नी इधर लिख देता हूं, प्रोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन फिर न्यूट्रॉन। एक बार चेक कर लेना भाई जिन्होंने भी सॉल्व करा है। मैग्नीशियम के अंदर प्रोटॉन बताइए कितने हो गए, 12। कार्बन के अंदर 6, क्योंकि ये जो नंबर दिख रहा है एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। अभी दोनों आयन है या न्यूट्रल है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। और एटॉमिक नंबर और मास नंबर, अच्छा ऐसा बोलना चाहिए, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर अगर मैं माइनस कर दूं, दैट इज ए माइनस जेड, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बताइए 24 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 12। और यहां पर 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 8। ये कंडीशन हो गई, ये आंसर्स है। ठीक है, तो आई होप सबके आंसर्स आ गए होंगे। किसी को अगर इसमें कोई आपत्ति है, पूछना है तो पूछ लो भाई। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, फॉर्मूले 2 हैं, उसी के बेसिस पे सॉल्व होगा। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बात करी, एटॉमिक नंबर के बारे में बात करी, मास नंबर के बारे में बात करी। ठीक है, मैंने आपको बोला था हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे थे बेटा, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो क्वांटम नंबर को समझने के पहले मैंने, है ना, वंश का उदाहरण लिया था कि वंश के लिए अगर हमको पता होना चाहिए कि फिलहाल में वंश कहां पर है, तो हमको बहुत सारे एट्रीब्यूट्स की जानकारी होनी चाहिए कि कोटा में है, किस संस्थान में, किस बैच में है, किस डिवीजन में है, कौन से कमरे में बैठा है, कौन सी बेंच में बैठा हुआ। ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये है तो इस एटम के अंदर ही। न्यूक्लियस का हिस्सा बहुत छोटा होता है, लेकिन बचा हुआ जो बाउंड्री है ना, मतलब न्यूक्लियस को ऐसा बोलता है, न्यूक्लियस इज 1% ऑफ द एटम। एटम अगर 100% है तो न्यूक्लियस केवल 1%। तो बचा हुआ जो 99% है उसके अंदर शेल या खाली जगह होती है, और उस 99% के अंदर ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहां कहीं हो सकता है, इस न्यूक्लियस और आउटर बाउंड्री के बीच में। तो वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में है कहां, इसकी जानकारी निकालने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना होता है। उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, अब समझिएगा क्वांटम नंबर्स की कहानी क्या है क्या नहीं है। देखिए, क्वांटम नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, क्वांटम नंबर्स क्या बताएगा आपको, पहले तो ये बता दूं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पर है उसकी जानकारी निकालने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। उन चीजों को या उस टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटम नंबर। तो बेसिकली क्वांटम नंबर विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। क्या ये बात क्लियर है सबको?
समझ में नहीं आया? क्लियर है? क्वांटम नंबर किस चीज में मदद करेगा? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालने में, कि भाई इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर किस पोजीशन में, किस जगह पर बैठा हुआ है, इसकी जानकारी बताने का काम कौन करेंगे? क्वांटम नंबर्स। अब ये क्वांटम नंबर्स क्या है? तो बेसिकली ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, या फिर जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्क्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ते हैं उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है, बट ठीक है, अपन बस बेसिक अपने लेवल की बात कर लेते हैं ताकि अपना काम इनऑर्गेनिक में चल जाए। तो बेसिकली आप ये जानते हैं कितने तरह के क्वांटम नंबर होते हैं बेटा? चार तरह के बेसिक क्वांटम नंबर्स होते हैं। पहला क्वांटम नंबर कौन सा होता है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ये एन का यूज हमारे सिलेबस में बहुत बार आएगा जब हम पीरियड नंबर की बात करेंगे, पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर, तो ये एन बार बार यूज में आएगा। ठीक है। दूसरी बात, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद कौन आता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। पहले नाम लिख लेते हैं फिर समझते हैं कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। फिर उसके बाद आता है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। और एक लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो चार बेसिक क्वांटम नंबर्स हैं, एन, एल, एम और एस। हम लोग बार बार ये नाम नहीं बोलेंगे, है ना, उसके बदले हम एनएलएमएस का यूज करेंगे। तो एन का मतलब क्या है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल का मतलब क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फिर स्पिन क्वांटम नंबर, शॉर्ट फॉर्म में एन, एल, एम, एस बोला जाएगा। अब ये जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं, मैंने आपको बोला कि ये वो एट्रीब्यूट्स हैं, वो जानकारी है जिससे हमें ये पता चलेगा कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पर बैठा हुआ है। तो कैसे पता चलेगा? तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन के बारे में। ठीक है, इसको अभी यहीं रहने दीजिए, मैं एक अगली स्लाइड में आपको कहानी समझाते जा रहा हूं, एक एक को डिफाइन करके फिर इस पे आएंगे। बेटा एटम, इलेक्ट्रॉन की कहानी चल रही, ध्यान सुनना। एटम के अंदर क्या होता है? शेल होता है। शेल नाम सुना हुआ, शेल अभी बताया थोड़ी देर पहले। शेल के अंदर एक चीज मिलती है, सबशेल। क्या मिलती है? सबशेल के अंदर मिलते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर मिलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमने बस एक छोटी सी बात करी थी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, और इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहां मिलता है? न्यूक्लियस में या शेल में? शेल में। लेकिन एक्चुअल में शेल के अंदर भी थोड़ा बहुत डिवीजन होता है। शेल के अंदर होता है सबशेल, सबशेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, और उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होता है कि नहीं होता है? होता है। क्या इलेक्ट्रॉन सबशेल के अंदर होता है कि नहीं होता है? होता है। क्या इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर होता है कि नहीं होता? होता है। और क्या इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होता है कि नहीं होता? होता है। होता सभी में, लेकिन उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन ये है। अब एटम की जानकारी कैसे मिलेगी? अभी थोड़ी देर पहले हमने उसके ऊपर वार्तालाप किया, चर्चा की। ठीक है, आइए इधर, अब आगे की कहानी समझते हैं, देखते चलिएगा। सबसे पहले एटम के अंदर जो सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है वो क्या आ गया? शेल। शेल कहने का मतलब है, यहां पर देखिए, अभी हमने लिखा था एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, ये आपको जानकारी देगा शेल या फिर ऑर्बिट। शेल को ऑर्बिट बोलते हैं। यहां दो नाम है, इसका मतलब ऑर्बिट, और ये ऑर्बिटल कुछ अलग बात है, ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो देखिए, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको ये सब एट्रीब्यूट है जो जानकारी देगा। तो सबसे पहले अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉन का अगर शेल नंबर पता है तो मैं उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जानकारी निकाल सकता हूं, या फिर अगर मुझे उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जानकारी है तो मैं उसका शेल नंबर बता सकता हूं। जैसे, क्या कहने का मतलब है? इधर आइए, ध्यान से सुनिएगा। ये बना दिया मैंने न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आजू बाजू में कुछ सर्कुलर पाथ थे, इन्हीं सर्कुलर पाथ को हमने क्या बोला था? शेल या फिर ऑर्बिट। अब किसी एटम में एक शेल हो सकता है, किसी में दो हो सकते हैं, किसी में तीन हो सकते हैं, किसी में 4, 5, 6, 7, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैं अभी वही एग्जांपल लेके चल रहा हूं जो हमें नर्सरी से याद कराया गया है, दैट इज सोडियम। हम अच्छे से जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11।
क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन 9th क्लास में आपने 281 नाम से पढ़ा हुआ है? यस। इसी को थोड़ा आगे बढ़ जाते तो अफबाव रूल वगैरह वगैरह जब हम 11th में पढ़ते हैं तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस अंदाज में लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, यही तो लिखते हैं। 1s2 कहने का मतलब है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? ये दो। ठीक है, यहां पर आइए, ये 1 वाला है ना, ये 2 है और ये भी 2 है, मतलब ये दोनों मिला के 2 है। तो सेकंड नंबर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? ये 8 आ गए। और ये 3 मतलब तीसरा शेल है और तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1। तो ये इसका कहने का मतलब है। अपन जूनियर क्लासेस में ऐसे पढ़ते हैं क्योंकि अपनी बुद्धि उतनी होती है, थोड़ा सा अपन बढ़ते हैं तो चीजों को टफ करते जाते हैं, लेवल बढ़ते जाता है। अब अपन इस अंदाज में लिखेंगे ना, बात एक ही है दोनों। अब आइए, पहले शेल में, पहला मतलब पहला ये जो येलो कलर का आपको सर्कल दिख रहा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आने? 2। चलिए बनाया, पहला इलेक्ट्रॉन यहां बनाया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां बना दिया। दूसरे वाले सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन बनाने? 8। और तीसरे वाले में 1। चलिए 8 बना देते हैं, यहां पर कलर चेंज कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और लास्ट वाले में बना देते हैं 1। ये सोडियम की कुछ कहानी है जो इस तरह से दिखती होगी। ठीक, अब एक बात समझना, मुझे सोडियम के, भाई सोडियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो लेकिन एक एटम क्योंकि न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी है, तो अभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11। तो सोडियम के जो 11 इलेक्ट्रॉन है उनमें से हो सकता है कोई पूछे कि सर बताइए उन 11 में से जो पहला आया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो कहां है? सोडियम का कोई पूछ सकता है सर जो 7वां इलेक्ट्रॉन है उन 11 में से वो कहां है? और कोई पूछ सकता है सर जो 11वां इलेक्ट्रॉन है बताइए वो है कहां? तो अगर हमें उसकी जानकारी चाहिए कि वो 11 इलेक्ट्रॉन में से पहला, दूसरा, तीसरा या 11वें तक कोई भी इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर किस जगह पर बैठा हुआ है, तो उसके लिए हमें पता करना होगा उसका क्वांटम नंबर। कितने क्वांटम नंबर? 4, जिनमें से पहला कौन है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसकी जानकारी देगा? शेल की। अब एक एग्जाम्पल कोई भी अपन ले लेते हैं मन में। चलिए हम लोग आखिरी इलेक्ट्रॉन को एग्जाम्पल लेके चलते हैं। किसको? आखिरी। क्यों आखिरी को लेके चल रहे हैं? क्योंकि हमें अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से ही पंगा पड़ेगा, इसीलिए हम उसी से बात कर लेते हैं। चलिए आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सा है बेटा? ये वाला। ये आखिरी इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है कि दूसरे शेल में है कि तीसरे शेल में? तीसरे शेल में। तो ये जो शेल नंबर है ना, ये शेल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जितने शेल होंगे उनमें से कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे इस इलेक्ट्रॉन का शेल नंबर का वैल्यू कितना आएगा? 1। इस इलेक्ट्रॉन के कितने आएंगे? 2। इसका कितना आएगा? 3। तो बेटा अगर n का वैल्यू 1 लिखा है इसका मतलब वो बता रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है। अगर n का वैल्यू 2 लिखा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है। अगर n का वैल्यू 3 है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में। इन्हीं शेल को जूनियर क्लास में ऐसे नाम भी आप दिया करते थे। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन है ये कौन से शेल में, तो इनका शेल नंबर 1 है, जिसको मैं के शेल भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? के शेल। ये जो पिंक वाले इलेक्ट्रॉन है ये कौन से शेल में है? पहले या दूसरे? दूसरे। और इनको मैं बोल सकता हूं कि ये एल शेल में है। ये जो ऑरेंज कलर का आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये कौन से शेल में बेटा? तीसरे शेल में, जिसका मतलब है एम शेल में है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताएगा? शेल या फिर ऑर्बिट के बारे में। सोडियम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 में से हम सबकी बात नहीं कर रहे, अभी आखिरी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो मुझे यह पता चला कि सोडियम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो पहले शेल में है कि दूसरे शेल में है कि तीसरे शेल में? तीसरे। तो उसके n का वैल्यू 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा? 3 होगा। तो मुझे एक मोटा मोटा हिसाब मिल गया कि इसके n की वैल्यू क्या है? 3। जिससे मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन इस तीसरे गोले में कहीं पर भी हो सकता है। मैंने यहां बनाया पर जरूरी नहीं यही हो, वो इस तीसरे गोले में कहीं पर हो सकता है। बस इतनी जानकारी किसने बता दी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे वंश के बारे में बात करी तो वंश कोटा में है।
कोटा में कहां पर है ये अभी नहीं पता है, ये पहली जानकारी मिली, एक ब्रॉडर व्यू हमें दिख गया। अब आगे बढ़ता हूं, शेल के अंदर कौन मिलता है, सब शेल। यही जो येलो कलर की तीसरी सर्कल आपको दिख रही है, इसके अंदर छोटे छोटे हिस्से माने जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सब शेल। अब ये सब शेल क्या है, आइए इधर समझते हैं ध्यान से। पहले यहां पर लिख देता हूं मैं पहली क्वांटिटी, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, उसके बारे में डिटेल में भी थोड़ा सा बता ही देता हूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसकी जानकारी देगा, शेल के बारे में, ठीक है ना। और इसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां पर हम शेल के बारे में रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने अभी आपको बताया शेल को के, एल, एम और एन बोला जा सकता है, आगे भी चलता जाएगा, कोई वो नहीं है। अगर के शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका एन का वैल्यू 1। क्या एन का वैल्यू कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं। अरे बताओ, क्या एन का वैल्यू कभी 0 हो सकता है क्या? अगर इलेक्ट्रॉन है तो शेल में ही होगा, और शेल होगा तो कम से कम पहला शेल तो होगा ही होगा। तो एन का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ, आगे वाले जो चीजें उनका कभी कभी 0 होता है, लेकिन एन का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। एल का मतलब है एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, एम का मतलब है 3 और कैपिटल एन का मतलब है 4। ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन पहले गोले में है, दूसरे गोले में है, तीसरे गोले में है और चौथे गोले में है। चलो आइए इधर ध्यान दीजिएगा, एक बार अभी पहले बता देता हूं फिर लिख लेना। अब हम लोग आ रहे हैं किसके ऊपर बेटा, सब शेल के ऊपर। मैंने बोला कि ये जो शेल है, ये जो सर्कुलर पाथ है, ऑर्बिट है, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे हिस्से माने जाते हैं, और उन हिस्सों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सब शेल। क्या बोलते हैं, सब शेल। तो नाम से समझ में आता है शेल का सब पार्ट है, दैट इज नोन एज सब शेल। अब ये सब शेल क्या बताएगा, हमारा पीरियोडिक टेबल जो है उसमें कितने ब्लॉक है, 4। कौन कौन से, ये वही है हमारा पीरियोडिक टेबल में जो 4 ब्लॉक आप पढ़ते हो, वो 4 ब्लॉक ही क्यों है, 5वां ब्लॉक क्यों नहीं है, 3 ब्लॉक क्यों नहीं है, 2 ब्लॉक क्यों नहीं है, उसका आंसर हमें मिलता है सबशेल से। एक्चुअल में सबशेल जो है वो है SPDF, और फ्यूचर में भी आगे GH आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल में 4 की ही जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम अभी तक 4 ब्लॉक्स पढ़ते हैं SPDF, और ये 4 में ही निकल जाओ सिलेक्शन लेके, वरना एक ब्लॉक और बढ़ जाएगा, है ना। तो इससे पहले ही सिलेक्शन ले लेना है, ठीक है ना। वो बहुत नजदीक है, 118 तो हो ही गए, 121 एटॉमिक नंबर आया और 5वां ब्लॉक आया, बस इतनी सी दूर है, ठीक है। आइए समझते हैं इसको, सबशेल के बारे में जानकारी लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड नंबर, सबशेल क्या बताता है या किस तरह से काम करेगा। सबशेल का मतलब है, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसकी जानकारी देगा, सबशेल के बारे में। और सबशेल मैंने बोले कौन कौन है, SPDF। पर ये निकलता कैसे है, ध्यान सुनना। एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हो, L से। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला होता है 0 to n-1। ये फॉर्मूला होता है जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बताया जाएगा, जिसमें देखो कहानी समझना, हर अगला क्वांटम नंबर अपने से पहले क्वांटम नंबर पे डिपेंडेंट होगा। जैसे मुझे अगर n की वैल्यू पता है, मतलब पहला क्वांटम नंबर पता है, तो ही मैं दूसरा निकाल पाऊंगा। मुझे दूसरा क्वांटम नंबर पता है तभी मैं तीसरा निकाल पाऊंगा। तो कहानी ऐसी है। तो अगर मुझे पहला क्वांटम नंबर पता चल गया, दैट इज n की वैल्यू पता चल गई, अब n की मदद से मैं अगला क्वांटम नंबर निकाल सकता हूं। जैसे, अब सुनना, कहानी समझना, सिंपल सी कहानी है। पहले तो अपन मैथमेटिकली समझ लेते हैं, फिर अपन अपने लॉजिक जो है, अपने काम की बात है, उसको समझ लेंगे। शेल के अंदर कौन मिलता है, सबशेल। अब ध्यान से सुनना, शेल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n से। शेल नंबर मतलब गोला, सर्कुलर पाथ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहला सबसे मिनिमम वैल्यू शेल की कितनी, 1, फिर 2, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ, अगर इस 1 को यहां रख दें, 0 to n-1, तो 0 to 1-1, इसमें ध्यान रखना आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यूज लेनी है, डेसिमल वेसिमल नहीं लेना है। कोई ज्यादा मैथ्स का है ना विद्वान वो बोले सर 0 से इसके बीच में तो ये भी आएगा वो भी आएगा, तो अपने को नंबर लाइन पे चलना है ना।
अब सुनो, अगर ये n का वैल्यू 1 रखा तो बताओ 0 to 1 - 1 कितना आ गया? 0। इसका मतलब यहां पर एक वैल्यू आई 0। ये 0 क्या बता रहा है? 0 समझना ध्यान से, 0 का मतलब ये नहीं समझना है कि पहले शेल में कितने सब शेल है, 0, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है पहले शेल में कितने सब शेल है, एक सब शेल है, और उस एक सब शेल का नाम 0 है। 0 0 0, उस एक सब शेल का नाम 0 है। उस एक सब शेल का नाम 0 है, उसका नंबर 0 है। जैसे इधर आइएगा, सेकेंड शेल की बात करूं, मतलब दूसरे गोले की बात करें अगर हम, तो दूसरे गोले में अगर आप इसको रखो 0 to 2 - 1, मतलब 2 - 1 किया तो कितना आएगा? 1। होल नंबर लेके चलू तो 0,1, मतलब दूसरे शेल में कितने सब शेल है? 2। उनमें से एक का नंबर 0 है और एक का नंबर 1 है। इसका कहने का तात्पर्य ये है, 0 नहीं है। इसका मतलब तीसरा रखा तो 0 1 2 ऐसा आएगा। इसका मतलब तीसरे शेल नंबर में कितने सब शेल? चौथे में बता सकते हो, 0 1 2 3। ये जो अभी हम समझ रहे बहुत जरूरी बात है, ये कल के लेक्चर में काम आने वाला है, आपको ध्यान सुनना। पहले शेल में कितने सब शेल? 1, 0 नहीं, 1। दूसरे शेल में कितने सब शेल? तीसरे में, चौथे में। अगर मैं आपको बोलूं किसी एटम में 7वां शेल है तो उसके अंदर कितने सब शेल होंगे? 7। क्या बिल्कुल बराबरी से चल रहा है बेटा? पहला शेल 1 सब शेल, दूसरा शेल 2 सब शेल, तीसरा शेल 3 सब शेल, चौथा शेल 4 सब शेल। क्या कहानी है, समझ में आ रही है? जितना शेल नंबर होगा उसके अंदर उतने ही सब शेल होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान सुन लीजिएगा। अब नंबर उनके बता दिए 0 1 2 3, लेकिन ये 0 1 2 3 का तात्पर्य क्या है? ध्यान सुनिएगा। सब शेल की बात करूं और उनके एल की जो वैल्यू है उस पर बात करें, अगर किसी के एल की वैल्यू 0 है तो उसको नाम दिया गया है एस सब शेल। क्या नाम दिया गया है? इसका मतलब जहां जहां 0 है, 0 हटा के मैं क्या लिख सकता हूं? एस लिख सकता हूं। अगर किसी के अंदर एल की वैल्यू, तो जहां एल की वैल्यू 1 है, वह 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसको नाम दिया गया पी। ठीक है, इसका मतलब अगर यहां 2 आ गया, यहां 3 आ गया, तो 2 का मतलब है डी सब शेल, 3 का मतलब है एफ सब शेल, 4 आ गया तो आगे जी एच ऐसे आता जाएगा। लेकिन अभी जरूरत केवल 4 की है, आगे जी एच पे भी हम आएंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अब इसको देखो, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। पहले शेल में, अब आप डायरेक्ट बताएंगे, वो भूल जाओ ये भूल जाओ, पहले शेल में कितने सब शेल? 1। पहले शेल में कितने सब शेल? उसका नाम एस, हमेशा एसपीडीएफ लाइन से चलेगा, उसका नाम एस। दूसरे शेल में कितने सब शेल? 2, एस और पी। तीसरे शेल में कितने सब शेल? 3, एस पी डी। एसपीडी वे एफ अभी कहां से आ गया? भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक है। चौथे शेल में कितने सब शेल? 4। कौन कौन सा? एस पी डी एफ। क्या ये कहानी क्लियर? तो अभी तक हमने 2 चीजों के ऊपर मेनली बात करी। पहला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, क्वांटम नंबर्स पे बात करो, बातें तो बहुत सारी कर ली वैसे तो। क्वांटम नंबर्स में 2 क्वांटम नंबर पे बात करी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां होती है, और हम किसी एक इलेक्ट्रॉन का टारगेट लेके चलते हैं, चाहे वो पहला, सोडियम की बात करूं तो पहले से लेकर 11वें में कोई भी इलेक्ट्रॉन वो हो सकता है। हमने ये पता करा कि सबसे पहला क्वांटम नंबर कौन आता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में जानकारी देगा? शेल के बारे में। अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है तो 1, दूसरे में है तो 2, तीसरे में है तो 3। ये n की वैल्यू, n की वैल्यू 1 या n की वैल्यू 2 या n की वैल्यू 3। फिर शेल के अंदर कौन होता है? सब शेल। उस सब शेल में एसपीडीएफ में कहां पर इलेक्ट्रॉन है, इसकी जानकारी कौन देगा? एजीमुथल क्वांटम। अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में तो वो एस में ही होगा। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में तो या तो वो एस में होगा या फिर वो पी में होगा। सेकंड के ही एस में हो सकता है, सेकंड के ही पी में हो सकता है। अगर तीसरे में है तो थर्ड के या तो एस में होगा या पी में होगा या डी में होगा।
और अगर चौथे में है तो या तो 4k में होगा, या 4k में होगा, या 4k में होगा, या 4k में होगा। इसकी जानकारी आपको अफबाउ रूल की कॉन्फ़िगरेशन देगी। देखिए आइए इधर ध्यान दीजिएगा। ये देखो सोडियम, हम कौन सा 11 इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर, हम कौन से इलेक्ट्रॉन को टारगेट करके चल रहे थे? आखिरी इलेक्ट्रॉन को। ये आखिरी इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है कि दूसरे शेल में है कि तीसरे शेल में? तीसरे। शेल नंबर का मतलब n का वैल्यू हो गया 3। क्वांटम नंबर 4 होते हैं n, l, m और s। अच्छा, अगर मैं आपको बोलता कि इसमें से किसी इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कौन से शेल में, पहले, दूसरे या तीसरे? दूसरे। तो n का वैल्यू क्या लिखते हैं? 2। अगर मैं बोलता मैं इसमें से पहले या दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो वो कौन से शेल में आ रहा है, पहला, दूसरा या तीसरा? पहला। तो n का वैल्यू क्या हो जाता हुआ? अरे हाँ या ना? दूसरी बात, अगर आपको शेल पता चल गया तो शेल के बाद क्या पता करना है? सब शेल। पहले शेल में कितना सबशेल होता है? 1, जिसका नाम है s। दूसरे शेल में कितने सबशेल होते हैं? 2, जिनका नाम है s या फिर p। तीसरे शेल में कितने सबशेल होते हैं? 3, जिनका नाम है s, p या d। अभी जरूरत नहीं पड़ी p और d की, इसलिए दिख नहीं रहा है, वरना थर्ड में s भी होता है, p भी होता है और d भी होता है। अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन की अगर जानकारी चाहिए तो मुझे ये तो पता चल गया कि इस इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन ये है और इसका शेल नंबर कितना दिख रहा है? 3। और ये किस सबशेल में दिख रहा है? s, p या d? p, s में, सॉरी, s में दिख रहा है। s में दिखने का मतलब l की वैल्यू 0, s का नंबर 0 था। क्या बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल इसी के आगे ऐड कर देता हूं ताकि समझना आसान रहे। जैसे मान लीजिए क्लोरीन लिया मैंने, एटॉमिक नंबर क्या है? 17। जूनियर क्लासेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,8,7। सही है भाई? अब बताओ, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p6, 3s2 और 3p5, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन को ही टारगेट करके चल रहे हैं। आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, बट मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। तो मैं 17th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। पहले 17th पे बात कर लेंगे, फिर एक एग्जांपल में 9th इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। चलो, है ना, दोनों के लिए निकाल के बताते हैं एक ही एग्जांपल। अब मुझे बताओ, आपको पहले तो 17वां इलेक्ट्रॉन पहचानना है कि कौन सा होगा। तो वो 17th इलेक्ट्रॉन यही तो होगा। तो वो जो 17th इलेक्ट्रॉन है वो पहले शेल में है, दूसरे में या तीसरे में? तीसरे में। वो यहां भी दिख जाएगा आपको। तो इसके n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 4 तरह के क्वांटम नंबर हैं, n, l, m और s। अब मुझे बताओ, तीसरे शेल में कितने सबशेल होते हैं? 3। कौन कौन से? s, p, d। आपका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो s में है या p में है? p में। और p का नंबर 0 होता है या 1 होता है? 1 होता है। इसका मतलब मुझे यह पता चल गया कि इसके l की वैल्यू क्या है? 1। l ने, इसने, n ने आपको शेल बताया, l ने आपको सबशेल बता दिया। अब आगे बढ़ेंगे, 9th इलेक्ट्रॉन पे आता। अच्छा बताओ, इनमें से 9th इलेक्ट्रॉन किस में होगा? ये 2 में होगा कि 8 में होगा कि 7 में होगा? 9th इलेक्ट्रॉन किस में होगा? यहां होगा ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां। अब इससे ज्यादा और सिंपल नहीं हो सकता, है ना? तो 9वां इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं पर बैठा हुआ है। और अगर यहां पर देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 9th इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं पर है। इसका मतलब 9th इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू हो गया 2। 2 हो गया। क्यों हो गया 2? इस इलेक्ट्रॉन की बात करो और उस इलेक्ट्रॉन का शेल नंबर फर्स्ट शेल है या सेकंड शेल है? सेकंड शेल है। तो n का वैल्यू आ गया 2। l किसके बारे में बताता है? शेल या सबशेल? सबशेल। अब सबशेल कौन कौन होते हैं? sp, d और f। अगर s सबशेल है तो l का वैल्यू 0, p सबशेल है तो l का वैल्यू 1, d सबशेल है तो l का वैल्यू 2, f सबशेल है तो l का वैल्यू 3। अब मुझे बताओ, p सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1। अब आगे हमें निकालना होगा m और s, उस पे बाद में आते हैं।
अभी हमने जितना समझा वो ये था। ठीक, इतना नोट करना है अगर किसी को तो कृपया कर सकते हैं, ये वाली चीज लिख लो चाहो तो। लिखने की रफ्तार तूफानी रहनी चाहिए, पहले दिन बता दे रहा हूं। जितना तेज लिखेंगे समझने का समय, एग्जाम्पल्स की क्वांटिटी उतनी ज्यादा क्लास में हो पाएगी। ये डे 1 से क्लियर रखें। एक मिनट बेटा, तेरे से जल्दी मैं कर दूंगा, आगे चिंता मत करो, तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे है, पर एक पर्याप्त समय लिखने के लिए देना पड़ता है ना। आपने हो सकता है पहले लिख लिया हो या राइटिंग स्पीड तेज हो। क्या बेटा, स्लाइड बोला किसने, पहले वो तो बताओ, क्या हो गया स्लाइड का? स्लाइड चेंज कौन बोल रहा है? कौन है पीछे वाला, किसको इतनी जल्दी पड़ी? क्या हो गया बेटा? स्लाइड चेंज कर दे? तो तू बताएगा तभी मैं चेंज करूंगा। कब चेंज करना है? मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं, मेरे को जब चेंज करनी होगी तभी होगी चेंज। इसलिए अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। अगर आपका हो गया तो उसको पढ़ लो जब तक। अभी जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेंगे आप खुद बोलोगे सर थोड़ी देर और दे दो स्लाइड लिखने के लिए। अभी डे 1 है, स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 4-5 लेक्चर तक तो धड़ाधड़ लिखने लग जाओगे। जितने लोग आराम से लिख रहे हैं धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाते जाएं। तो कई लोग इस भरोसे रहते हैं कि घर पे जाके लिख लेंगे, कई बार क्या होता है चीजें अपलोड ही नहीं होती हैं, नहीं लिख पाओगे, इसीलिए ग्लिच आ जाता है, टेक्निकल ग्लिच, इसलिए यही लिख ले। क्यों, सही है ना? ये तो पढ़ ले पहले से। समय से पहले भाग्य से ज्यादा ना कभी मिला है ना कभी मिलेगा, सही समय का इंतजार करें, सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी। अभी तो आज शुरू ही करें बेटा, पहले ही दिन सब थोड़ी पढ़ लेंगे, हर चीज का समय आएगा। ये जो अभी आज हमने पढ़ा है ना, इसको ज्यादा कुछ आपको डिटेल, वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो आप पढ़ोगे डिटेल में, है ना, वैसे मैंने लगभग पूरा बता ही दिया आपको। आप इसको धीरे धीरे पढ़ते रहना, बस ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है कि भाई एस के लिए एल की वैल्यू 0 है या एसपीडीएफ को सब शेल बोलते हैं, अपने को ये सब चीजें काम में आने वाली इनऑर्गेनिक में। ये जितना अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं उतना अपने काम का नहीं है, बट ठीक है एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना ही है आपको, तो है तो आपके सिलेबस का ही, बाद में आपका काम आसान रहेगा।
अपनी थोड़ी बेल बजी है। अच्छा, दो दो बार बजती है यहाँ पर, एक बार बजती है ना, ठीक है, अभी 15 मिनट बाद फिर बजेगी। चलो, शेल के बाद हम लोगों ने बात करी किसके बारे में, सब शेल, है ना। अब देखो, इसके बाद तीसरा जो क्वांटम नंबर आपको पढ़ना होता है ना, वो कौन सा होता है बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ध्यान सुनना है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने जानकारी किसकी दी बेटा, शेल की। इसने किसके बारे में जानकारी दी, सबशेल। अब सबशेल के बाद अगली जानकारी हमें किसकी चाहिए बेटा, ऑर्बिटल्स की। किसकी जानकारी चाहिए बेटा, ऑर्बिटल। अब ये ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल इज नथिंग बट डब्बा। आप लोगों ने 11th क्लास में ऐसा देखा होगा कि एस में कितना डब्बा होता है, एक। पी में कितने डब्बे होते हैं, 3। डी में कितने डब्बे होते हैं, 5। और एफ में कितने डब्बे होते हैं, 7। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। आगे से पूरी इनऑर्गेनिक में जब मैं डब्बा बोलूं, डब्बा का मतलब है हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल, ठीक है। अब वो जो एस में एक डब्बा होता है, कि पी में 3 डब्बे होते हैं, कि डी में 5 डब्बे होते हैं, कि एफ में 7 डब्बे होते हैं, वो होते कैसे, आता कैसे है, उसकी जानकारी हमें कौन देने वाला है, ऑर्बिटल, या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आइए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये जानकारी किसके बारे में देगा, ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। अभी हम लोगों ने एटम का एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन देख लिया कि एटम के अंदर होगा शेल, शेल के अंदर होगा सबशेल, और सबशेल के अंदर कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेंगे, ऑर्बिटल। तो अभी तक हम लोगों ने जब सबशेल की बात करी, इधर देखिएगा, सबशेल की बात करी तो हमने कितने सबशेल पढ़े, 4। इसके आगे भी होते हैं बट हमें जरूरत इन्हीं की है। कौन कौन से सबशेल है, एस पी डी एफ। इन्हीं के नाम के बेसिस पे हमारे 4 ब्लॉक बनेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। समझते जाना, आपका जो पीरियोडिक टेबल बनेगा वो पूरा का पूरा क्वांटम नंबर पे बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, तो इसीलिए पहला सवाल आएगा कि भाई 4 ही ब्लॉक क्यों है, क्योंकि ये 4 है। इसके आगे की अभी जरूरत नहीं पड़ी, वो अभी और आगे हम कल डिस्कस करेंगे। फिर अगला सवाल ये बनता है कि जब आप ब्लॉक्स बनाते हो तो आपने ये देखा होगा कि एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 होता है। कितने ग्रुप होते हैं, 2। पी में कितने ग्रुप होते हैं, 6। डी में 10 होते हैं। वो कैसे होते हैं उसकी जानकारी अब क्वांटम नंबर दे रहा है आपको। एस में कितना डब्बा होता है, 1, और एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो इसीलिए इसमें 2 ग्रुप होते हैं। पी में कितने डब्बे होते हैं, 3। तीनों डब्बों में 2, 2 और 2, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6। इसके अंदर ग्रुप आते हैं 6। ये सारे जो खेल है हमारे पीरियोडिक टेबल का, वो क्वांटम नंबर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। आइए इधर देखते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें, रिप्रेजेंट करेंगे बेटा m से, और इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज -L2 + L। मैंने बोला था अगर हमें प्रीवियस क्वांटम नंबर पता है तो हम अगला आने वाला सबसीक्वेंट जो क्वांटम नंबर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n की मदद से हमने l निकाला और l की मदद से हम लोग m निकाल रहे हैं, और वैल्यू क्या जा रही है बेटा, -L से लेकर +L, 0 इंक्लूडेड है इसके अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे सबशेल्स की बात करता हूं, ध्यान सुनना, सबशेल्स, और सबशेल की वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, है ना। सबशेल पहला कौन सा, एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए एल की वैल्यू 2, एफ के लिए एल की वैल्यू 3। अब यहां पर हम लोग उनके ऑर्बिटल्स या फिर एम की क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब मुझे बताइए, अगर एस सबशेल की बात कर रहा हूं तो एस सबशेल में एल की वैल्यू कितनी है, 0, तो -0 से लेकर +0। ए की तो वैल्यू आ रही है, वो क्या आ रही है, 0। इस 0 का मतलब क्या है, एस के अंदर कितने ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है, 0 ऑर्बिटल नहीं, एक ऑर्बिटल है, और उस ऑर्बिटल का नंबर या नाम 0 है, ये ध्यान रखिएगा। पी आइए यहां पर रखें, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है, 1, तो -1 से लेकर +1, 0 भी लेना है, ठीक है, नंबर लाइन पे चल रहे हैं, तो -1, 0। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल है, 3, उन 3 में से एक का नाम -1 है, एक का नाम 0 है, और एक का नाम, जिनमें से आगे जाके हम उन्हें PX, PY और PZ के नाम से जानेंगे, 3 डब्बे, ठीक है। इसी तरीके से डी में अगर -2 से लेकर +2 जाओगे तो -2, -1, -2, -1, 0,
+1 +2। डी में कितने डब्बे बन रहे हैं? 5। ठीक है भाई। और इसी तरीके से एफ में अगर आप जाएंगे तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। इसका मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की अगर मैं बात करूं तो एस में कितना डब्बा? 1, पी में कितना डब्बा? 3, डी में कितना डब्बा? 5 और एफ में कितना डब्बा? 7। एक देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है विद डिफरेंस ऑफ 2, 1 के बाद 3, 2 का गैप, 5 7। अगर अगला आएगा तो बताइए 9, उसका अगला आएगा तो 11, उसका अगला आएगा तो बाहर जा, अभी पिछली क्लास चल रही है, अगले में बाद में आना। पता नहीं चला क्या तेरे को? टाइम तो देख ले। बेल सुन, कोई बात नहीं, हो जाता है जीवन में, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कई बार, है ना, सीखते ऐसे ही सीखते हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्बिटल कितना हुआ? 1, इसका ऑर्बिटल कितना हुआ? 3, इसका ऑर्बिटल कितना हुआ? 5 और इसका ऑर्बिटल कितना हुआ? 7। इसका मतलब एस में कितना डब्बा होता है बेटा? 1, पी में कितना डब्बा होता है? 3, डी में कितना डब्बा होता है बेटा? 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए। डिस्कवरी हो जाएगी नहीं। और एफ में टोटल डब्बे आ जाएंगे 7, हो गए 7, देख लेना। तो ये इनकी कंडीशन है, ठीक है ना। बाद में आगे जाके हम इनके नाम रखेंगे भाई, पीएक्स पीवाई पीजेड वीजेड, वो सब आगे देखेंगे। अभी बस इतना समझिए कि एस के अंदर कितना डब्बा? 1, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 7। बना लीजिए इसको फटाफट। इसमें एक बात ध्यान रखना, ये जो नंबर दिए ना, देखो एक बात सुन लो इसको, है ना, बाद में फिर कंफ्यूज मत होना। जैसे अपन ने ये नंबर दिया तो अभी हमने एक सीक्वेंस लिखा है, सुनना मेरी बात ध्यान से बच्चों, है ना। ये सीक्वेंस लिखा, जैसे इसका सीक्वेंस क्या लिखा है? -1 0 +1। सुनना, -1 0, ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो हमेशा, हम जनरली ऐसा लिखते हैं। इनमें से किसी भी डब्बे का नंबर कुछ भी हो सकता है। इनमें से किसी एक का नंबर +1 होगा, किसी एक का 0 होगा, किसी एक का माइनस। लेकिन हमें क्योंकि आंसर लिखना होगा एग्जाम में, वहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये भी लिख दो, वो भी लिख दो, वो भी लिख दो। तो हम जनरली नंबर लाइन के हिसाब से, भाई नंबर लाइन आप देखते ही हो, तो उसमें यहां पर 0 आता है और इधर होता है नेगेटिव, -1 -2 -3, और इधर क्या होता है? +1 तो हम जनरली उस पैटर्न में लिखते हैं। लेकिन जो लॉजिकली अगर हम लोग बात करें तो लॉजिकली इनमें से किसी का नंबर कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा ना। बट अभी अपन फिलहाल में इसी को फॉलो कर रहे हैं। हाँ बेटा बोलो। हाँ, डिजेनरेट ऑर्बिटल से आगे आप पढ़ेंगे भी कि जनरली ये जो 0 वाला होता है उसको Z मान के चलते, पीजेड, है ना, ऐसे एनसीईआरटी के रेफरेंस में लिखा है, तो इसलिए हम उसको फॉलो कर लेते हैं, वरना किसी का कुछ भी नाम हो सकता है, नंबर हो सकता है। चलिए अब देखो इसको अप्लाई कैसे करना है। हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था सोडियम का और फिर एग्जाम्पल लिया था क्लोरीन का, ठीक है ना। आइए इधर उसको ऊपर इंप्लीमेंट करके भी देखते हैं। आइए इधर देखिए, सोडियम का हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे थे? लास्ट वाला। अभी हमने देखा कि इसका शेल नंबर 1, ये वाला इलेक्ट्रॉन था ना, कौन से शेल में था? 3rd। ये शेल हो गया, ये क्या बता रहा है? सबशेल। सबशेल कौन सा हो गया? एस। एस सबशेल के लिए वैल्यू क्या थी? 0। अब हमें क्या चाहिए? शेल पता चल गया, सबशेल पता चल गया, अब क्या चाहिए? ऑर्बिटल। अच्छा, एस में कितने डब्बे होते हैं? एक ही तो डब्बा है। तो आपने इस एस का डब्बा बनाया और उस डब्बे में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एस का जो ये डब्बा है, एस का ये जो डब्बा है, इस डब्बे का नंबर कितना है? 0। 0 है तो एक डब्बा, लेकिन उस डब्बे का नाम या नंबर कितना है? 0। जैसे पी में 3 डब्बे हैं, अब मान लो पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। क्लोरीन से पहले बताता हूं, चलो क्लोरीन से बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ये रहा क्लोरीन का 17th इलेक्ट्रॉन। आप इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अभी चर्चा कर रहे हैं लास्ट वाले पे, 17th वाले पे ना। यह
आप जब पी में भरोगे तो पी में टोटल कितने डब्बे? 3। 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? रूल्स अब आपको थोड़े बहुत आने चाहिए। 1 2 3 4 5। क्या ये आखिरी इलेक्ट्रॉन है? ये आखिरी इलेक्ट्रॉन -1 में है कि 0 में है कि +1 में? 0। तो इसके लिए जो L की वैल्यू, सॉरी M की वैल्यू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि ये उस वाले डब्बे में जा रहा है जिसका नंबर कितना है? 0। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करता, ये इलेक्ट्रॉन कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन है? पहले तो ये बताओ, 17 में से कौन सा इलेक्ट्रॉन है? थर्ड थोड़ी है बेटा, थर्ड तो यहां है। 17वां में से कौन सा इलेक्ट्रॉन है? सोचो, इमेजिन करो, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। 15वां इलेक्ट्रॉन है, 15th इलेक्ट्रॉन है। दिस इलेक्ट्रॉन इज द 15th इलेक्ट्रॉन। 2 4 10 11 12 13 14 15। अगर मैं 15th इलेक्ट्रॉन को क्वेश्चन बना के चलता तो बताओ ये 15th इलेक्ट्रॉन क्या इसके अंदर है या नहीं है? है। तो बताओ उसके n का वैल्यू क्या होता? 3। क्या उसके L की वैल्यू 1 होती कि नहीं होती? होती। और वो 15th इलेक्ट्रॉन -1 में है, 0 में है या +1 में? +1। तो उसके M की वैल्यू क्या आ जाती? +1। तो ये M आपको डब्बे का नंबर बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 0 वाले डब्बे में है कि -1 वाले डब्बे में है कि +1 वाले डब्बे में है। आइए इधर ध्यान से देखिएगा 2 मिनट के लिए। हम जब सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो क्या वो 11वां इलेक्ट्रॉन 3s1 में है या नहीं है? एस में कितना डब्बा होता है? 1। तो ये आखिरी इलेक्ट्रॉन इसी डब्बे में, और इस डब्बे का नाम तो ऐसे है पर इसका नंबर 0 है। अरे हाँ भाई, तो इसका नंबर अगर 0 है तो हम इसके M की वैल्यू क्या रख देंगे? 0। अगर मैं सोडियम के मान लो 7वें इलेक्ट्रॉन की बात करता, कौन से इलेक्ट्रॉन? 7th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। बताइए 7th इलेक्ट्रॉन इनमें से कहां है? 2s में कि 2p में? 2p में। किसमें? किसमें? यहां पर बैठा हुआ है, यहां पर बैठा है। तो बताओ उसके n की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, और M का मतलब है डब्बे का नंबर निकालना है। और बताओ ये जो P में कितने डब्बे बनेंगे? 3। इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 6। भर देता हूं पहले, 1 2 3 4 5 6। और मैं कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था? 7th। तो बेटा 2 2 4 5 6 7, मतलब मेरा जो टारगेट है वो ये वाला इलेक्ट्रॉन है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन बताओ -1 0 +1 में से कहां बैठा हुआ है? तो ये आपको M बताएगा। अगर मैं बोलता कि छठे इलेक्ट्रॉन को टारगेट करो, छठा इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? ये। उसके लिए M की वैल्यू, ये दोनों तो सेम ही रहते पर उसके M की वैल्यू क्या हो जाती? 0। अगर मैं बोलता 5वें इलेक्ट्रॉन की जानकारी दो तो यहां क्या आ जाता? माइनस। अब मैं बोल रहा हूं 9th इलेक्ट्रॉन की जानकारी दो, 9th इलेक्ट्रॉन की क्या आ रहा है? 0। बिल्कुल सही है। 9th इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? ये वाला। और ये किस में आ रहा है? 0 में। क्या बात क्लियर है ना? अपने को वैसे इतना डिटेल नहीं पढ़ना, बट अपन समझ रहे हैं तो समझ ही लेते हैं ताकि बात का झंझट कम रहे अपने पास। ठीक है, तो ये अपन ने समझ लिया कि ऑर्बिटल की जानकारी कैसे मिलेगी या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस चीज की जानकारी हमें दे रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं लास्ट केस की तरफ, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। और मुझे नहीं लगता स्पिन में कोई ज्यादा दिक्कत होगी। स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यूज होती हैं, एक +12 और एक -12। और ये +12 और -12 स्पिन को देखते हुए, एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। किसका रूल है ये? 3 रूल पढ़ते हो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हाव-भाव, हंट्स रूल और पॉलीज रूल। कौन सा रूल है ये? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सुना हुआ है पॉली? हाव-भाव रूल तो सीक्वेंस बताता है, 1s 2s 2p। हंट्स रूल इज फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मतलब वो ये बोलता है पहले सिंगल सिंगल फिलिंग सेम तरह की, और फिर पेयरिंग। और जो आपका क्या कौन सा बोला? पॉलीज रूल है, वो ये बोलता है कि एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। इन दोनों में से किसी एक का स्पिन का वैल्यू आप +12 और किसी एक का,
किसी भी एक का प्लस हाफ, किसी भी एक का माइनस, जो कि आपको रोटेशन दिखाता है कि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है। खैर अपन उतना ज्यादा नहीं जाए, तो अपन किसी भी एक को प्लस और किसी भी एक को माइनस मान सकते हैं, इसको भी प्लस या माइनस मान सकते हैं, इसको भी प्लस या माइनस। जनरल कन्वेंशन ये है कि इसको हमने प्लस हाफ मान लिया और इसको माइनस मान लिया, इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इससे पहले भी मैंने बोलता किसी भी डब्बे का कुछ भी नाम हो सकता है, 3 है, अगर -1 0 +1 है तो किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, बट एक कुछ आंसर के लिए तो हमें चाहिए, तो हम इसको प्लस और इसको माइनस मान के चलते हैं। अब मुझे खुद बताइएगा, मान लो मैं सोडियम के इस इलेक्ट्रॉन पे चर्चा करते हुए चल रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन देख के बताइए क्या ये प्लस हाफ है या माइनस हाफ है? प्लस हाफ। अच्छा, इसमें हमने और भी कोई इलेक्ट्रॉन लिया था, शायद 7th इलेक्ट्रॉन लिया था, है ना? चलो इसमें तो आंसर वही आएगा, इसीलिए अपन दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन वाला, है ना? यहाँ आइए, क्लोरीन में आइए। क्लोरीन में अगर हम 17th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे तो ये वाला था, तो बताइए इसके S की वैल्यू कितनी हो जाएगी और इसके M की वैल्यू क्या है? 0। ये वाला इस डब्बे में ना 0। इसमें हमने एक लिया था 9th इलेक्ट्रॉन, है ना? N हो गया था 3, सॉरी ये तो उसका है, इसका 9th इलेक्ट्रॉन का ये था, वो 17th इलेक्ट्रॉन का था ना। हाँ, तो 9th इलेक्ट्रॉन के लिए हमने N का वैल्यू क्या लिया था? 2, ये वाला था, है ना? L का वैल्यू P के लिए 1। अब मुझे बताओ 9th इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सोचिए, 3 डब्बे हैं, कैसा आएगा? 0। और S देखो भाई, आपने 2 4 6 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब 6 इलेक्ट्रॉन भरता हूं, तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो ये अपन ने क्वांटम नंबर्स के ऊपर लगभग पूरा डिटेल में पढ़ लिया, ये अभी देख लें, इसके आगे कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक बार इसका एक ब्रीफ आइडिया है ना, ऊपर ऊपर से पढ़ के आना, अपने को ज्यादा इतना डिटेल की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस का कर लोगे तो अच्छा ही है, बाकी इसका आगे कल देखेंगे।